23 फरवरी 2023 के दिन पंजाब के अमृतसर में हथियारों से लैस एक भीड़ अजनाला पुलिस थाने में जबरन घुस गई। यह अराजक भीड़ थी अमृतपाल सिंह के समर्थकों की, जिसकी मांग थी कि उनके साथी लवप्रीत तूफान को रिहा किया जाए और अभी किया जाए, जिसे कि पंजाब पुलिस ने कुछ देर पहले ही अपहरण के एक केस में अरेस्ट किया था। इस हथियारबंद भीड़ के आगे पूरे पंजाब का प्रशासन इतना लचर हो गया कि तुरंत ही अगले दिन लवप्रीत तूफान को रिहा करना पड़ गया। इस दृश्य ने पंजाब की कानूनी हालत पर एक बार फिर पूरे देश का ध्यान खींचा। सबका ध्यान खींचा कि क्या एक बार फिर खालिस्तान समर्थक इतने ताकतवर हो चुके हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस प्रशासन की हालत उसके आगे सड़क पर खड़ी एक असहाय गाय जितनी हो गई है। आखिर कौन है अमृतपाल सिंह, जिसे कहा जा रहा है कि वो खालिस्तान समर्थकों का नया नेता है? कौन है अमृतपाल सिंह, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब में एक बार फिर नया भिंडरावाला पैदा हो चुका है? वो भिंडरावाला जिसके आगे एक वक्त पूरे पंजाब का पुलिस प्रशासन पानी भरता था, जिसकी मांग थी खालिस्तान, जिसने हथियारबंद समर्थकों के दम पर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके आह्वान पर भारतीय सेना में काम कर रहे सिख सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। आखिर कौन है अमृतपाल सिंह? कैसे 2 साल पहले ही दुबई से आया अमृतपाल सिंह खालिस्तान का एकमात्र नेता बन गया? क्या है खालिस्तान की मांग, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला अमृतपाल सिंह साल 2012 में दुबई पहुंचता है, जहां वो संधू ट्रांसपोर्ट के काम को संभालने लगता है। इस बीच उसे कोई नहीं जानता था। साल 2021 और 22 के दौरान भारत में किसान आंदोलन चल रहा था। तभी अमृतपाल सिंह किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए दुबई से भारत लौटता है। जिस तरह का अमृतपाल सिंह आज दिखता है, वैसे पहले नहीं दिखता था। तब अमृतपाल सिंह के बड़ी हुई दाढ़ी नहीं थी, बल्कि क्लीन शेव थी। मतलब जो धार्मिक लिबास आज अमृतपाल सिंह ने बनाया हुआ है, वैसे 2 साल पहले नहीं हुआ करता था। इसी बीच केंद्र सरकार ने किसान कानूनों को वापस ले लिया। इसके बाद अमृतपाल सिंह भी दोबारा से वापस दुबई चला जाता है। लेकिन अगस्त 2022 में अमृतपाल सिंह एक बार फिर दुबई से पंजाब वापस लौटता है, लेकिन इस बार वो धार्मिक चोले के साथ लौटता है। अभी तक अमृतपाल सिंह को अधिक लोग नहीं जानते थे। इस बीच 29 सितंबर 2022 के दिन जरनैल सिंह भिंडरावाला के पैतृक गांव में एक प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन का हेड बना दिया जाता है। मोगा जिले में मौजूद भिंडरावाले के पैतृक गांव में हो रहे इस प्रोग्राम में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं। यहीं से अमृतपाल सिंह के भिंडरावाले अवतार 2.0 की शुरुआत होती है। अमृतपाल अब पहले की तरह क्लीन शेव में नहीं था, बल्कि भिंडरावाले के जैसे लिबास में सामने था। लेकिन सवाल यह है कि ये वारिस पंजाब दे संगठन है क्या? इसका इतिहास क्या है? इसे जानने के लिए किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी के उस दिन को याद करिए। 26 जनवरी 2021 के दिन किसान आंदोलन के दौरान एक भीड़ ने लाल किले पर खालसा पंथ यानी कि सिख धर्म का झंडा फहरा दिया था। इस झंडे को फहराने वाले आदमी का नाम था दीप सिद्धू, यानी पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू। लाल किले की इस घटना के 8 महीने बाद दीप सिद्धू ने एक संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम था वारिस पंजाब दे। इस वक्त पंजाब में चुनावी माहौल चल रहा था। इस संगठन की लॉन्चिंग के दौरान दीप सिद्धू ने कहा कि इस संगठन के बैनर तले पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पंजाब की संस्कृति, भाषा और सामाजिक ताने बाने के खिलाफ कोई हमला होगा तो हम आवाज उठाएंगे। तब दीप सिद्धू ने कहा कि ये किसी खास धर्म का संगठन नहीं है, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई सभी मिलकर पंजाब के अधिकारों के लिए साथ लड़ेंगे। लेकिन फरवरी 2022 में एक रोड एक्सीडेंट के दौरान दीप सिद्धू की मौत हो जाती है। इसके बाद वारिस पंजाब दे संगठन का कोई वारिस नहीं बचता। लेकिन दीप सिद्धू की मौत के 7 महीने बाद दुबई से आने वाला अमृतपाल सिंह इस संगठन का मुखिया बन जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस दीप सिद्धू का ये संगठन था, जिसने इसे बनाया था, उस दीप सिद्धू के परिवार का कहना है कि उन्होंने दीप सिद्धू को इस संगठन का मुखिया नहीं बनाया। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि दुबई से आया अमृतपाल कैसे वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख बन गया। इस पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक विस्तृत रिपोर्ट की है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू ने कहा है कि वे लोग अमृतपाल को नहीं जानते, ना कभी मिले, ना ही दीप सिद्धू उससे मिला था। कुछ समय के लिए भले ही अमृतपाल फोन पर दीप से संपर्क में रहा, लेकिन बाद में दीप सिद्धू ने उसे ब्लॉक कर दिया था। मनदीप सिंह सिद्धू ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा है कि मेरा भाई अलगाववादी नहीं था, लेकिन अमृतपाल असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दीप सिद्धू के संगठन का दुरुपयोग कर रहा है। मनदीप सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरे भाई ने इस संगठन को
पंजाब के मुद्दों को उठाने और जरूरतमंदों को कानूनी मदद देने के लिए बनाया था, न कि खालिस्तान का प्रचार करने के लिए। लेकिन अमृतपाल पंजाब में अशांति फैला रहा है। वो मेरे भाई का नाम और खालिस्तान का नाम जोड़कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमृतपाल सिंह पंजाब में दोबारा से अलगाववाद की भावना को बढ़ा रहा है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत रिपोर्ट की है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के अनुसार अमृतपाल सिंह की 4-5 महीने की एक्टिविटीज को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी एक डोजियर तैयार कर लिया है, यानी एक फाइल तैयार कर ली है जिसमें उसके 10 से ज़्यादा नफरत फैलाने वाले भाषणों को इकट्ठा किया गया है, जिसमें वो खालिस्तान की मांग उठाते हुए दिख रहा है। सिख धर्म की आड़ लेकर अमृतपाल धीरे धीरे खुद को धार्मिक नेता की तरह स्थापित कर चुका है। अमृतपाल का मानना है कि धार्मिक शुद्धता से ही पंजाब की समस्याओं का हल किया जा सकता है। इसी से पंजाब के युवाओं को नशा मुक्ति से बचाया जा सकता है। अमृतपाल का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार सिखों को इसलिए अपमानित कर रही है क्योंकि सिख कमजोर हैं। वे कमजोर हैं क्योंकि उन्होंने अमृतपान नहीं चखा है। एक तरह से अमृतपाल सिख धर्म का उपयोग कर अपने लिए गांव-गांव जाकर समर्थन जुटा रहा है और अमृतपाल को समर्थन मिल भी रहा है। इस समर्थन के बल पर ही अमृतपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे डाली। अमित शाह ने एक बयान दिया था कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों पर हमारी नज़र है। इस बयान पर जब मोगा में अमृतपाल से सवाल किया गया तो अमृतपाल ने कहा कि शाह को कह दो कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है, जो करना है कर ले। हमें ना इंदिरा हटा सकी थी, ना ही मोदी या अमित शाह हटा सकता है। दुनिया भर की फौजें आ जाएं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना ही अमृतपाल ने नहीं कहा। अमृतपाल ने आगे कहा कि इंदिरा ने भी हमें दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ? गृह मंत्री अपनी इच्छा पूरी करके देख लें। सवाल यह है कि अमृतपाल को इतना समर्थन कैसे मिल रहा है कि वो इशारों में ही गृह मंत्री अमित शाह को भी इंदिरा गांधी के जैसा हश्र दिखाने का धमकी दे सकें। अमृतपाल सिंह को मिल रहे इस समर्थन के पीछे कई कारण कहे जा सकते हैं। एक तो पंजाब में आज़ादी के पहले से ही एक अलग सिख राष्ट्र को लेकर हमेशा सहानुभूति रही है। खालिस्तान समर्थकों का कहना है कि मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, लेकिन सिखों को क्या मिला? वे अपनी ही भूमि पर आधे आधे बांट दिए गए। आधी जमीन पाकिस्तान में चली गई, आधी हिंदुस्तान में चली गई, इसलिए वे अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक बनकर रह गए। खालिस्तान समर्थकों का ये भी कहना है कि भारत में हिंदुओं की सरकार है जो सिखों के साथ न्याय नहीं करती, इसलिए उन्हें अलग देश चाहिए जहां वे सिखों की संस्कृति का संरक्षण कर सकें। खालिस्तान समर्थकों का कहना है कि ईसाइयों के पास अपने देश हैं, यहूदियों के पास भी अपना देश है, मुस्लिमों के पास भी अपने देश हैं, फिर सिखों के पास क्यों नहीं? हालांकि ये मांग सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा या कुछ संगठनों के द्वारा ही मुखर तौर पर कही जाती है, लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इस मांग को पंजाब की जनता से सहानुभूति प्राप्त है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में साल 1984 में भिंडरावाले की हत्या कर दी गई। इसके बाद भी पंजाब में दशकों तक ऑपरेशन चलते रहे, जिससे खालिस्तान की मांग को एक हद तक दबा दिया गया। लेकिन अमृतपाल के आने के बाद एक बार फिर खालिस्तान की मांग उठने लगी है और इस मांग को अब की बार अमृतपाल जैसा चेहरा मिला है जो लाखों सिखों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि खालिस्तान की मांग सिर्फ ऐतिहासिक कारणों से नहीं उठ रही है, लेकिन जिस तरह से केंद्र में हिंदू चरमपंथ को बढ़ावा देकर भाजपा सरकार आई है, उसने भी कहीं ना कहीं बाकी धर्मों में असुरक्षा की भावना भरी है। किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह पंजाब के किसानों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें 1 साल से भी अधिक समय तक दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा डालकर बैठना पड़ा। इस दौरान जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने आम पंजाबी किसानों को खालिस्तानी कहकर अपमानित किया, इसने कहीं ना कहीं पंजाब की जनता में असंतोष की भावना तो भरी है। आज खुद प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के मुख्यमंत्रियों के द्वारा संवैधानिक पदों की लिहाज रखे बिना एक खास धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां तक कि आज हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए कोई भी उत्तेजित नारे लगा सकता है, गाय के नाम पर मारकाट कर सकता है, भावना आहत होने के नाम पर सिनेमा घरों में तोड़फोड़ कर सकता है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ये भाजपा की तुष्टीकरण की नीति है। जिस तरह भाजपा हिंदू धर्म के चरमपंथियों को बढ़ावा दे रही है, ये अन्य धर्मों जैसे कि सिखों, मुस्लिमों और ईसाइयों में असंतोष की भावना को बढ़ा रही है। यही बात अमृतपाल भी अपने भाषणों में कह रहे हैं। अमृतपाल ने एक बयान देते हुए कहा कि जब लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं तो भला हम खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकते। यहाँ एक बात समझने की है कि भारत विविधता से भरा हुआ एक मुल्क है। जब आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर योगी मोदी चुनेंगे तो बाकी धर्म के लोग जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें भी अपने अपने योगी मोदी चाहिए, जिससे अंततः समाज हिंसा की तरफ बढ़ रहा है।
जहां न्याय और स्वतंत्रता नहीं होती उस समाज में हिंसा का जन्म अनिवार्य है, वहां अलगाव अनिवार्य है। अभी हाल ही में हरियाणा में जहां भाजपा की सरकार है, वहां 2 मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया। ऊपर से जिन लोगों पर हत्या का आरोप लगा, उनके समर्थन में भी रैलियां निकाली गई। हरियाणा पुलिस पर हत्यारोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदुओं और वर्तमान सरकार के व्यवहार पर गौर करने की जरूरत है। सिर्फ नासिर और जुनैद के हत्यारों का समर्थन नहीं किया गया, बल्कि पहलू खान के हत्यारों को भी भाजपा के मंत्रियों ने मालाएं पहनाई। कठुआ रेप कांड के वक्त भी रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां निकाली गई। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब भगवा की आड़ लेकर, एक धर्म की आड़ लेकर कुछ गुंडे मुसलमानों को तंग नहीं करते। ऊपर से भाजपा भी वोट लेने के लिए उनका समर्थन करती है, उनका बचाव करती है। ये बात समझने की है कि भारत में अलग अलग समुदाय, जातियों, संप्रदाय के लोग रहते हैं। एक ऐसा ही शासन इस देश को बचा सकता है जिसमें सबके लिए न्याय हो, स्वतंत्रता हो। भाजपा सरकार का भेदभाव करने वाला शासन देश में हिंसा को जन्म दे रहा है। आज दक्षिण भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों और पंजाब से लेकर कश्मीर तक हर जगह अलगाववाद बढ़ रहा है। केंद्र में आई मोदी सरकार ने न केवल एक खास रंग की संस्कृति को सरकारी संस्थानों, नीतियों और कार्यक्रमों में थोपा है, बल्कि राज्यों के अधिकार भी संकुचित किए हैं। जीएसटी लाकर राज्यों की कर लगाने की क्षमता कम कर दी गई। ईडी भेजकर राज्यों के नेताओं को परेशान किया गया। राज्यों में सरकारें गिरा दी गई। केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से राज्यों के नेताओं और सरकारों को परेशान किया गया, चाहे बंगाल हो या महाराष्ट्र। केंद्र को राज्यों की विविधता को समझना होगा। भारत सिर्फ हिंदी भाषी 4-5 राज्य नहीं है, बल्कि इसमें उड़ीसा है, पंजाब है, बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, केरल है, कश्मीर है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है। इन सब राज्यों की अपनी अपनी कल्चर है। ये सभी राज्य एक देश के रूप में तभी सुंदर तरीके से रह सकते हैं जब एक ऐसी सरकार हो जो इन सबकी संस्कृति का सम्मान करती हो, इनकी धार्मिक और भाषाई अस्मिता पर हिंदू संस्कृति या हिंदी संस्कृति को नहीं थोपती हो। आज वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री इस बात को समझ नहीं रहे हैं। उन्हें आइडिया ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मचाए जा रहे आतंक का प्रभाव देश की एकता और अखंडता पर क्या पड़ेगा या पड़ रहा है। आज कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में केंद्र सरकार की हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाली नीति की वजह से अलगाववाद बढ़ रहा है। भारत सबका है, सब भाषाओं का है, सब धर्मों का है, सब विचारधाराओं का है। अगर इस पर एक विचार, एक पार्टी, एक नेता, एक जाति, एक धर्म को थोपा जाएगा तो ये देश की एकता के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ एक तरफ अमृतपाल जैसे अलगाववादी नेता भारत की एकता के लिए खतरा हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां भी खतरा हैं जो बहुसंख्यक हिंदुओं की वोट लेने के लिए हिंदुओं में चरमपंथ को बढ़ा रही हैं, हिंदू चरमपंथियों का संरक्षण कर रही हैं। अगर केंद्र में हिंदुओं का तुष्टीकरण बढ़ेगा तो पंजाब जैसे राज्यों में अमृतपाल जैसे नेताओं का कद भी बढ़ता रहेगा। इससे केंद्र को हिंदुओं का समर्थन मिलेगा और अमृतपाल जैसे नेताओं को सिखों का। लेकिन इससे गरीब जनता बीच में पिसती है, जिसे न खालिस्तान से मतलब है, न हिंदू राष्ट्र से मतलब है, जिसे चाहिए 2 वक्त की रोटी। पंजाब के वो किसान जो कल तक कृषि सुधारों के लिए लड़ रहे थे, उन्हें भी अब धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग में उलझा दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर हर दिन मूर्ख बनाया जा रहा है। बहरहाल ये कहानी थी अमृतपाल की। इसमें हमने बातचीत ज़्यादा रखी, ओपिनियन ज़्यादा रखे। आमतौर पर अपने ओपिनियन वाली वीडियोज़ नहीं बनाता, सिर्फ तथ्यों पर बात करता हूँ। अगली वीडियो भिंडरावाले और खालिस्तान की मांग को लेकर बनाऊंगा। अगर आप इंतजार करेंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए। जल्द आ रहा हूँ दूसरी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।